नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम 18 फरवरी आल शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न की। कल पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य के जनक कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमंत शंकर देव। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, थोड़ा आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, सत्रिया नृत्य जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। यह वैष्णव मठों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, पिछले दिनों क्वेश्चन बना था कि सत्रिया नृत्य का जन्म किन मठों से हुआ है, तो वैष्णव मठों से उत्पन्न हुआ है। इसे साल 2000 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है सत्रिया नृत्य, जिसे कि 2000 में शामिल किया गया था। यह नृत्य भक्ति और रहस्यवाद से जुड़ा हुआ है। सत्रिया नृत्य शैली को 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव ने प्रस्तुत किया था। यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैजयंती माला को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है 9 मई 2024। ठीक है, वैजयंती माला और कोनिडेला चिरंजीवी दोनों को ही पद्म विभूषण दिया गया था कला के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में विनेश फोगाट ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है कांग्रेस। केवल विनेश फोगाट ने ही नहीं, आइए इस बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने दर्ज की। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि विनेश फोगाट किस विधानसभा सीट से खड़ी हुई थी या जीत दर्ज किया है, तो है जुलाना विधानसभा सीट। विनेश फोगाट ने बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन एगोश बैरागी को हराया। ठीक है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ने ही कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बजरंग को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि विनेश फोगाट तो विधानसभा सीट जीत के आई हैं, तो बजरंग को क्या मिला है? बजरंग को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन असम में लगने वाला एक प्रसिद्ध मेला है? ठीक है, देखिए, असम में दो मेले लगते हैं, दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं, दोनों अपनी विशेषता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसमें से एक है अंबुबाची मेला, जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कई सालों से पूछा जा रहा है अंबुबाची मेला। आइए दोनों के बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, अंबुबाची मेला और जोनबिल मेला। देखिए, अंबुबाची मेला, ये मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में लगता है। यह मेला मानसून के मौसम में लगता है। यह मेला देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में लगता है। वहीं अगर जोनबिल मेले की बात करें तो यह मेला भी असम में लगता है। इस मेले में पैसों से कारोबार नहीं होता है। आपको थोड़ा ताज्जुब हो रहा होगा ना, हाँ, इसीलिए मेला फेमस है। इस मेले में पैसे से कारोबार नहीं होता है। यह मेला करीब 500 साल पुराना है। इस मेले में बिना पैसे के हर तरह का सामान मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित थी? इसका जो राइट आंसर है वो है गेहूं और चावल। ठीक है, हरित क्रांति के ऊपर क्वेश्चन लगातार बन रहा है, चाहे पंचवर्षीय योजना हो चाहे हरित क्रांति हो, तो क्वेश्चन लगातार बन रहा है। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। आपसे अक्सर पूछा जाता है हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया गया, तो HYB हाई यील्डिंग वेराइटी वाली, मतलब उच्च उपज वाली किस्मों का इस्तेमाल किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। वो एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966-67 में हुई थी। अगर आपसे दशक पूछा जाए तो 1960 ध्यान रखिएगा। अगर वर्ष पूछा जाए तो 1965-66 या 1966-67 ध्यान रखना है। इस दौरान भारत के जो कृषि मंत्री थे या खाद्य मंत्री थे वो थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा अधिकारियों ने किस योजना को लागू करने के लिए 22 अक्टूबर 2024 को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है PM श्री योजना। PM श्री का मतलब होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, योजना शुरू होने के 2 साल बाद दिल्ली सरकार ने PM श्री योजना को अपनाया। ठीक है,
दिल्ली सरकार के शिक्षा अधिकारियों ने इस योजना को लागू करने के लिए 22 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। पीएम3 योजना क्या है? इसका उद्देश्य मौजूदा स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना है और उन्हें समय के साथ अनुकरणीय स्कूल बनाना है। ठीक है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, ये योजना मतलब कौन सी योजना? पीएम3 योजना को 7 दिसंबर 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शासक के शासनकाल में विनय पटिक नामक पुस्तक की रचना हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है अजात शत्रु, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। विनय पटिक की रचना हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी। यह राजगृह में आयोजित की गई थी। देखिए, बौद्ध धर्म में पवित्र ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें टोकरियां कहा जाता है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के तहत आता है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर लागू होता है। मतलब ये कानून जो है ना, ये अनुच्छेद जो है ये भारत के भीतर ही लागू होगा, बाहर नहीं। भारत के भीतर चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी हो, दोनों के ऊपर ये कानून लागू होता है। अनुच्छेद 14 की बात हो गई तो अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैडमिंटन। ठीक है, इतने से बात कंप्लीट नहीं होती है, साइना नेहवाल की बात हो रही है तो आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, तब बात कंप्लीट होगी। ठीक है, देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला एकल में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2010 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है, बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। 2016 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। BWF विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है, साइना नेहवाल ने अपनी आत्मकथा प्लेइंग टू विन लिखी है। ये बार बार पूछा जाता है प्लेइंग टू विन आत्मकथा किसकी है? तो साइना नेहवाल की आत्मकथा है प्लेइंग टू विन। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1917 में सरोजनी नायडू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो भारतीय महिला संघ, WIA, भारतीय महिला संघ। यह संघ महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। उन्होंने लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। वह असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन और नमक सत्याग्रह में शामिल हुई थी। उन्हें भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? किसको जानते हैं भाई? उसी की चर्चा हो रही है। अगला प्रश्न है कि टेनिस में ड्यूस के बाद कितने अंक बनाने पड़ते हैं? टेनिस में ड्यूस के बाद कितने अंक बनाने पड़ते हैं? तो 2 अंक बनाना पड़ता है, 2-2 अंक बनाने पड़ते हैं दोनों खिलाड़ियों को। ठीक है, अगर दोनों खिलाड़ी 40-40 पर बराबर हो जाते हैं तो स्कोर को ड्यूस कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूस से कहा जाता है। ठीक है, और गेम जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जीतने पड़ते हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं आपको। देखिए, टेनिस में जो पहला अंक होता है वो 15 अंक के रूप में मिलता है, दूसरा जो है 30 के रूप में मिलता है, तीसरा 40 के रूप में स्कोर किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी 4 पॉइंट जीतता है तो उसे 1 गेम दिया जाता है। मैच के दौरान स्कोर बराबर होने पर टाई ब्रेक होता है। ठीक है, टाई ब्रेक में कोई भी पक्ष अपने प्रतिद्वंदी से 2 अंक ज्यादा स्कोर करने पर मैच जीतता है। ठीक है मेरे भाई, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अनुच्छेद 262 का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर है, संसद को राज्यों के बीच जल विवाद सुलझाने की शक्ति देता है अनुच्छेद
1962। इस अनुच्छेद के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदियों के पानी को इस्तेमाल, बंटवारे या नियंत्रण से जुड़े विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 262 के तहत संसद ने ये कानून बनाए हैं। कौन से कानून बनाए हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवादों कुछ उदाहरण की अगर बात की जाए तो कृष्णा जल विवाद, महानदी जल विवाद जो अक्सर चर्चा में रहता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्थित हिमाद्री किस क्षेत्र में स्थित है? तो हिमाद्री जो है कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में हिमाद्री कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय में स्थित है। हिमाद्री का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। हिमाद्री महान हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। यह पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ठीक मेरे भाई, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि 2022 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर बात कर लें तो 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी शटलर लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्य सेन का निवास कहाँ है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में निवास है। अक्सर पूछा जाता है कि फला खिलाड़ी का संबंध किस राज्य से है, किस शहर से है। ठीक है, देखिए 2022 के ही कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड जीता था। कॉमनवेल्थ के ही टीम इवेंट में उन्होंने सिल्वर भी अपने नाम किया था। लक्ष्य ने BWF वर्ल्ड टूर के 4 और इंटरनेशनल सीरीज के 7 खिताब जीते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि कृषि और मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? कृषि और मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर को कच्चा माल उद्योग भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में काम करने का मकसद प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाना होता है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर कुछ बात करें, जो उदाहरण की अगर बात करें, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, डेयरी उद्योग है, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नृत्यांगना को 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो यामिनी कृष्णमूर्ति इसका राइट आंसर है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में डिटेल में अगर बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति को साल 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य में माहिर थी। साल 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1977 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं जो कि पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित जो तिरुपति देवस्थानम मंदिर है, उस मंदिर ने उन्हें अस्थाना नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बात है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्य से है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? USSR। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ, वर्तमान में जिसको रूस कहते हैं, वहां से लिया गया है। ठीक है, इसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की सूची में टोटल 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। ठीक है, सोवियत संघ अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला पहला देश है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि किस देश ने सर्वप्रथम अपने देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था? तो है सोवियत संघ, मतलब रशिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा, मौलिक कर्तव्यों का विचार और न्याय के मूल्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राजनीति के नीति सिद्धांतों को मतलब DPSP को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की झांकी का जो विषय था वो था मन स्कंद। ठीक है, इस झांकी में उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दिखाया गया था। वहीं अगर 2024 की बात करें तो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में ओडिशा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। इस झांकी में महिला सशक्तिकरण और राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को दिखाया गया था। वहीं गुजरात की झांकी को लोगों की पसंद की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला था, पीपुल चॉइस में। ठीक है, वहीं 76वें गणतंत्र दिवस की बात करें, मतलब 2025 की अगर बात करें तो 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ को पहला पुरस्कार मिला है।
वहीं 2025 के अगर मतलब परेड की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर राइफल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, ये सब बातें हो गई करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है युवराज सिंह। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे प्रसिद्ध जो क्रिकेटर हैं वो हैं युवराज सिंह। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक भारतीय क्रिकेटर है युवराज सिंह की आत्मकथा है। इस किताब में उन्होंने अपने करियर के उतार चढ़ाव और कैंसर से लड़ाई के अनुभवों को बताया है। यह किताब 19 मार्च 2013 को प्रकाशित हुई थी। युवराज सिंह को भारतीय क्रिकेट का बैड बॉय भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश भारत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 26 जुलाई 1876 को स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। बाद में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध वंश पर शासन किया था? तो शुंग वंश इसका राइट आंसर है। शुंग वंश के जो पहले शासक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। मगध पर शासन करने वाले कुछ और राजवंश की अगर बात की जाए तो हर्यक वंश, यह वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन करता रहा। इसके बाद नंबर आता है शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश से 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उसके बाद आता है नंद वंश का। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो था बिंबिसार, अजात शत्रु का पिता। ठीक है, बिंबिसार ने गिरिब्रज मतलब राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये जितने भी की पॉइंट आपको बता रहा हूँ मेरे भाई ने, इसको नोट करते जाइए, याद करते जाइए। इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनना ही बनना है, चाहे जिस शिफ्ट में बने। ठीक है, भारत में आखिरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? जिसका जो राइट आंसर है वो है 1982। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। एक बार 1991 में, एक बार 1951 में, दूसरा 1982 में। ठीक है, भारत ने एशियाई खेलों के सभी 19 संस्करणों में भाग लिया है और अब तक 183 स्वर्ण सहित कुल 779 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शुरुआत कब हुई थी? 2015 इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर ने निम्न में से किस फिल्म में संगीत दिया था? तो देखिए, पाथेर पंचाली बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, आगे डिटेल में आपको बताते हैं जो है। देखिए, पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें प्रमुख हैं अनुराधा, गोदान, मीरा, नीचा नगर, अप्पूत्रई, पारस पत्थर और काबली वाला। ठीक है, पंडित रविशंकर एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। उन्हें 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन की कहानी रागमाला नाम की आत्मकथा में लिखी है। इसको ध्यान रखना है, पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है? रागमाला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। सत्रिया नृत्य के बारे में ऊपर में सबसे पहले ही आपको डिटेल में बता चुके हैं, तो ज़्यादा इसके डिटेल में अब नहीं जाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।